हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विनोद कुमार भौरे और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली भारत और मालदीव के रिलेशंस के बारे में, इतिहास से वर्तमान तक। जैसा कि आप देख पाएंगे 1965 से ये संबंध स्टार्ट हुए थे और 2023 में अपने मिनिमम लेवल पर आ चुके हैं। इसका कारण आई थिंक आप सभी को पता होगा, जो रिसेंट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा लगातार प्रो चाइना स्टेटमेंट्स देना ये दर्शाता है कि जो मालदीव है वो अब वर्तमान में चाइना की तरफ टिल्टेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इंडिया के साथ रिश्ते लगातार गिर रहे हैं। अब चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें, उसके पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं पहले कि जो मालदीव है इसका भूगोल अर्थात इसकी ज्योग्राफी किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये है हमारी मदर अर्थ और इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये है हमारा ग्रेट इंडिया वाला पोर्शन, अर्थात ये है हमारा प्यारा भारत। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो आपको इस लोकेशन पर जो है वो दिखाई देगा, ये लक्षद्वीप है। बेसिकली ये भारत की जुरिसडिक्शन में आने वाला, अधिकार क्षेत्र में आने वाला एरिया है। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। इसमें मुख्य रूप से आपको जो है वो अगाती दिखाई देगा, करावती दिखाई देगा, लक्षद्वीप दिखाई देगा और इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो दक्षिणतम भाग में आपको मिनिकॉय दिखेगा। इसी तरीके से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको प्रवाल द्वीपों से निर्मित एक संरचना दिखाई देगी जिसे हम मालदीव्स के नाम से जानते हैं। यहाँ अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखाई देगा राजधानी, जो कि है बेसिकली कैपिटल ऑफ मालदीव्स। यहाँ अगर मैं थोड़ा और जूम करूँ तो आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि जो माले है वहाँ आगे एक हुलुल नामक एक बंदरगाह और एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ तो इसका एक कारण है। याद रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि भारत ने कहाँ कहाँ पर जो है वो मालदीव्स की सहायता करी और किस प्रकार से मालदीव में डेवलपमेंट हुआ और चाइना के लिए मालदीव जो है वो महत्वपूर्ण होता गया। तो कुछ इस तरीके से मालदीव की लोकेशन है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये हिंद महासागर में इस स्थान पर बेसिकली लोकेटेड है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये चाइना है, हांगकांग वाला एरिया, और यहाँ से होते हुए चाइना जो है वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है। तो चलिए हम वापस आते हैं। जैसा कि हमने चर्चा करी मालदीव के भूगोल के बारे में, तो आइए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप पाएंगे कि मालदीव एक चापाकार द्वीप समूह है, बेसिकली एक आर्किपेलागो है जिसमें 1200 से अधिक द्वीप हैं। ज़्यादातर द्वीपों में आपको दिखाई देगा कि बहुत अधिक मानवीय अधिवास नहीं है, परंतु यहाँ आपको प्रवालों से निर्मित द्वीप के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिसे अटोल के नाम से जानते हैं। एक चीज़ आप सभी के लिए रिमार्केबल है और आपका ध्यान में इस ओर केंद्रित करना चाहूँगा कि ये जो देश है इसकी सागर तल से ऊंचाई अधिक नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें कि आज से कुछ समय पहले तक ये काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय रहा था कि मालदीव्स के ऊपर जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण अर्थात वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण एक बड़ा संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 से 2060 के बीच में इसके ज़्यादातर हिस्से जो है वो सागर में समाहित हो जाएंगे। अर्थात ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा हमेशा मालदीव्स के लिए। तो इस चर्चा में थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो मालदीव की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, हम अगर उसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मालदीव जो है वो हिंद महासागर में अर्थात इस एरिया में आने वाला एक देश है। जैसा हमने अभी देखा कुछ समय पहले, ये बेसिकली चाइना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना इस एरिया में अर्थात हिंद महासागर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अपनी हेगेमनी अर्थात अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और आई थिंक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी के बारे में। अर्थात ये एक थ्योरी है, बेसिकली इसे चाइना के द्वारा ऑफिशियली कभी अडॉप्ट नहीं करा गया है, लेकिन ये रिमार्केबल है कि चाइना बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करता है, जहां पर चाइना जो है वो द्वीपों में अपने बंदरगाह खरीद कर या फिर देशों के अंदर इन्वेस्ट करके भारत को जो है वो सर्किल करने का प्रयास करता है, भारत को घेरने का प्रयास करता है। इसी क्रम में मालदीव्स में भी चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट रहा और ये जो इन्वेस्टमेंट था ये भारत के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है। अर्थात भारत को घेरने का एक प्रयास है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, और इसका एक पार्ट जो है या तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से है या फिर होने की पूरी संभावना है बेसिकली मालदीव्स की। अब इस चर्चा में हम आगे बढ़ें उसके पहले याद रखिएगा कि चाइना की इस थ्योरी के अगेंस्ट अर्थात चाइना के इस अग्रेशन के अगेंस्ट भारत का क्या रिटेलिएशन है, अर्थात भारत किस प्रकार से इसे डील करता है, तो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे बेसिक स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर के बारे में, जहां भारत भी जिस प्रकार से चाइना जो है वो काउंटर करता है इंडिया को, भारत भी जो है
वो उसी तरह से कुछ चाइना को घेरने का प्रयास करता है, या हम कहें चाइना के घेरे को कम करने का प्रयास करता है, जहां बहुत सारे देशों के अंदर भारत भी द्वीपों में इन्वेस्ट करके चाइना के इस बंधन से बाहर आ ही जाता है। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम थोड़ी चर्चा करें मालदीव के इतिहास के बारे में, तो यहाँ आप देखेंगे कि संवैधानिक रूप से मालदीव जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, यानी कि इस्लाम मूल धर्म है और बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी करा जाता है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मालदीव्स है, यहाँ इतिहास के कारण जो है बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली अगर मैं कहूँ तो बुद्धिज़्म का एक जेन्युइन फ्लो के मैनर में बुद्धिज़्म यहाँ पर काफ़ी फेमस रहा था, जो इसके आर्किटेक्चर में, यहाँ के कल्चर में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। अगर आप में से कुछ लोग कभी मालदीव्स घूमने गए हों तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बुद्धिज़्म का आपको इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम इसे स्पष्ट तौर पर कहें तो 1965 में अंग्रेज़ों से जो है वो मालदीव्स को स्वतंत्रता मिली थी। आप कह सकते हैं ऑफिशियली जो है वो मालदीव्स बाहर आया था कॉलोनियल एरा से, अर्थात उपनिवेश के काल से। और इसके पश्चात 1965 से अगर मैं कहूँ 1978 तक, याद रखिए भारत और जो मालदीव हैं इसके संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे, और इन संबंधों ने अपनी परिणति को, अपने हाईएस्ट पॉइंट को तब टच करा जब भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेसिकली मालदीव्स की राजधानी के समीप जो है एक एयरपोर्ट के लिए रनवे का निर्माण कराया था। और ये जो रनवे था ये बेसिकली मालदीव के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन भी थी भारत की, कि जो भारत पॉलिसी फॉलो करता है, अर्थात अपने जो पड़ोसी देश हैं, खासकर एक लिटिल ब्रदर पॉलिसी के तहत भारत जो है वो लगातार अपने पड़ोसी देशों को जो सहायता प्रदान करता है उसका एक बड़ा उदाहरण जो है आपको इस समय देखने को मिला था। परंतु समय के साथ जैसे जैसे जो है वो चीज़ें बदली, आप पाएंगे संबंधों में परिवर्तन आया। इसी में अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद गयूम, और याद रखिए इनके समय एक वाक्य कहा जाता था, एक लाइन कही जाती थी कि ये भले ही प्रेसिडेंट हों लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कुछ तानाशाह के गुण जो है वो दिखाई देते थे। बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, मैं नाम अभी यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाई देगा। उनका स्टेटमेंट था बेसिकली इनके लिए कि ये किसी तानाशाह से कम नहीं है मालदीव के लिए। पर अगर हम देखें भारत की तरफ से तो भारत के लिए इनकी जो रणनीति थी या इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो मालदीव ने लगभग 2008 तक फॉलो करी, और इनका कार्यकाल भी 2008 तक जो है वो कंटिन्यू रहा था। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के लिए उतने प्रो इंडिया नहीं थे, परंतु भारत ने इनके सपोर्ट में कई बार ऐसे कार्य करे जो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द टर्न जाकर जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसा अगर मैं आपको बताऊं तो इनके खिलाफ बेसिकली आप पाएंगे कि एक समय सैन्य तख्ता पलट होने वाला था। उस समय भी भारत ने अपनी ओर से सहायता भेजकर इन्हें बेसिकली सहायता प्रदान करी थी। परंतु आप देखेंगे कि लगातार इनके दौर में चीन को जो है वो मालदीव में प्रवेश का मौका मिला। साथ ही इन्होंने बहुत सारे सैन्य हथियारों का आयात भी करा चाइना से, जो ये दिखाता है कि मौलिक रूप से अगर हम देखें तो मालदीव्स में चीन का जो प्रभाव था वो इन्हीं के दौर से जो है वो प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1981 में और 2006 में इन्होंने 2 बार चीन का दौरा करा था, और दोनों ही समय पर आप पाएंगे कि जब जब चीन का दौरा इनके द्वारा करा गया, चीन का इन पर प्रभाव अर्थात देश पर प्रभाव लगातार बढ़ा था। 2006 में जब चीन की जो पॉलिसीज थी अर्थात एशिया के अंदर चीन का जो अग्रेशन था वो जब बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब छोटे देशों में चाइना का प्रभाव देखने को मिला, उस समय एक बड़ा एग्जाम्पल मालदीव्स के साइड से भी प्रस्तुत करा गया था, जहां चीन से हथियार लेना हो या फिर चीन से बड़े निवेश लेना हो, दोनों में ही मालदीव जो है इनके लीडरशिप में हमें देखने को मिला था। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो 2006 में जो है इनका कार्यकाल जो है समाप्त होता है, इन्हें हटाते हैं, इन्हें रिप्लेस करते हैं मोहम्मद नसीद। और यहाँ आप देखेंगे कि जो पिछले राष्ट्रपति थे जहाँ वो चीन केंद्रित आपको दिखाई देंगे, वहीं जो नए राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद नसीद, उन्होंने 21वीं शताब्दी में पहली बार जो है इस नारे को फिर से जो है वो उठाया, दैट इंडिया इज फर्स्ट फॉर मालदीव्स, यानी कि भारत जो है वो मालदीव के लिए पहला है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो व्हाट इज ब्लैक अर्थात काला क्या है, तो वो जो सफेद नहीं है वही काला है। ये कुछ उसी प्रकार का स्टेटमेंट था। अगर मैं कहूं कि इनके द्वारा ये स्लोगन दिए गए कि इंडिया इज फर्स्ट, तो ये इंडिकेट बेसिकली क्या करता है? ये इंडिकेट करता है दैट चाइना इज एक्चुअली सेकंड, अर्थात चाइना सेकंड है, इंडिया फर्स्ट है।
तो आप कह सकते हैं इनके कार्यकाल के समय भारत और जो मालदीव हैं इनके संबंधों ने एक नए आयामों को टच करा। बट मैं यहाँ आप सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इनके कार्यकाल के समय अगर मैं आपसे कहूँ तो लगभग 2013 तक इनका कार्यकाल चला था और 12 तक इनका कार्यकाल चला था और इसी समय वैश्विक मंदी देखने को मिली थी। और वैश्विक मंदी का सीधा प्रभाव क्या होता है तो आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि वैश्विक मंदी अल्टीमेटली जो है वो पर्यटन पर अर्थात टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। और इसी का प्रभाव देखने को भी मिला जहां मालदीव्स की अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई दिखी और इंडिया फर्स्ट के नारे के बावजूद इस देश को अर्थात मालदीव्स को कहीं ना कहीं चाइना की सहायता लेनी पड़ी थी। अर्थात चाइनीज इन्फ्लुएंस इन मालदीव्स चाहकर भी लीडर के द्वारा जो है वो बाहर नहीं लाया जा सका। पर चाइना का इन्फ्लुएंस होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि इनके समय पर भारत और जो मालदीव हैं इनके रिलेशन ठीक ठाक बने रहे थे। यू कैन से एक अच्छा एग्जाम्पल रहा। इनके दौर की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉमनवेल्थ जब मीटिंग्स हो रही थी उस समय भारत के पक्ष में कई बार इनके स्टेटमेंट्स इस प्रकार से आए थे जिन्होंने क्लियरली इंडिकेट करा था कि जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नसीद ये प्रो इंडिया हैं और आप कह सकते हैं कि इंडिया के पक्ष में ही इनके कार्य दिखाई दे रहे थे। तो इनका कार्यकाल जब समाप्त होता है अब देखिए एक बड़ा टर्न आएगा। क्या है ये बड़ा टर्न? तो देखिएगा जो नए राष्ट्रपति इलेक्ट हुए थे मालदीव्स के, नाम था उनका अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन के द्वारा जो है वो पुनः चीन केंद्रित राजनीति को जो है वो प्रमोट करने का कार्य स्टार्ट हो गया था। अब इसका रीजन क्या है तो ध्यान से समझिएगा। इसका मुख्य रीजन ये था कि ये जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं अर्थात जिस राजनीतिक मानसिकता या विचारधारा से बिलोंग करते हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। जो गयूम प्रेसिडेंट रहे थे पहले उनकी मानसिकता से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलती जुलती है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये पारिवारिक तौर पर भी गयूम से जो है वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे और पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली तो स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देते थे कि ये प्रो चाइना है। अब ये जो प्रो चाइना टेंडेंसी थी इसके कारण हुआ क्या तो याद रखिए इसके कारण चीन ने बहुत सारे सामरिक और आर्थिक निवेश करे बेसिकली मालदीव्स में। अर्थात अब्दुल्ला यमीन के समय मालदीव्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आया चाइना का। और ये इन्वेस्टमेंट ना केवल आर्थिक रूप से था ये सैन्य रूप से भी था और कहीं ना कहीं सामरिक रूप से मालदीव्स का जो टिल्ट आज आपको दिखाई देता है चाइना के साइड आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के दौर से जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये प्रो चाइना पॉलिसी पर विश्वास रखते थे और इनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी रहे थे जो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता या इनकी विचारधारा जो पॉलिटिकल विचारधारा है वो कहीं ना कहीं चीन समर्थन को बढ़ावा देने देश में और साथ ही साथ लेस इंटरेक्टिव फॉर इंडिया अर्थात भारत के लिए उतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव पॉलिसीज इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं करी गई थीं। ये थे कार्यकाल बेसिकली अब्दुल यमीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो राष्ट्रपति बने मालदीव्स के ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। क्यों इंटरेस्टिंग रहा? क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के समय पर आप पाएंगे कि इन्होंने दोबारा से उसी समय को उसी दौर को वापस लाया रिलेशन में जहां पर इनके द्वारा स्टेटमेंट फिर से कोट करे गए इंडिया फर्स्ट अर्थात भारत पुनः फर्स्ट होगा मालदीव्स के लिए। आप पाएंगे एक सैंडविच स्ट्रक्चर है। सैंडविच स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि लगातार जो प्रेसिडेंट्स आ रहे थे एक होगा प्रो चाइना तो नेक्स्ट होगा प्रो इंडिया अर्थात प्रो चाइना और प्रो इंडिया की ही एक लड़ाई है, एक दौर है जो मालदीव्स के समय पर मालदीव्स की टाइमलाइन पर हमें आज देखने को मिल रहा है। आप पाएंगे इस समय भारत और मालदीव्स के संबंध काफ़ी बेहतर हो चुके थे। इवन भारत जो है वो भूटान की तरह मालदीव्स को जो है वो देखना प्रारंभ कर चुका था। इनके समय पर आप पाएंगे कि भारत ने बहुत सारी ऐसी सहायता जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भारत ने करी थी जैसे वैक्सीन्स का जो है वो सप्लाई हो, खासकर उस समय पर जब पर्यटन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो केवल अपने बारे में सोच रही थी। उस समय भारत के द्वारा जो है बिग ब्रदर पॉलिसी को प्ले करा गया और बेसिकली मालदीव्स के लिए जो है वो बहुत सारी ऐसी सहायताएं जो उस देश के लिए उस समय काफ़ी एसेंशियल थी वो प्रोवाइड करी गई और इसका वाइसा वर्सा भी भारत को देखने को मिला था। जहां आप पाएंगे कि भारत के लिए बहुत सारे प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स हों। भारत का जो जवाब है चाइना को
अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, उसके सपोर्ट में आप कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर उसके सपोर्ट में बहुत सारी ऐसे काम इनके दौर में हमें देखने को मिले। बट प्रॉब्लम ये थी कि समय के साथ जो है इनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो इसके पश्चात एंट्री होती है नए पीएम की, और जैसा आप देख पाएंगे इनके समय पर जो है आई थिंक आप फोटो से और स्टेटमेंट से बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि इस समय पर जो है वो भारत और मालदीव के जो संबंध थे वो अपने मिनिमम लेवल को जो है वो टच कर चुके थे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि एक समय पर मालदीव्स के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक सैन्य तख्ता पलट होने वाला था। फाइन, उस समय पर भारत ने अपनी सेनाएं भेजी थी। उस समय पर भारत ने मालदीव्स के अंदर जो है वो सहायता के लिए बहुत सारे ऐसे रिजीम करे थे, बहुत सारे ऐसे कार्य करे थे, जिसके कारण आज के समय आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है। कहाँ? मालदीव में। अब अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा देश जिसने अपना संविधान जो है वो 6 से अधिक बार जो है वो लिखा हो, उस देश के अंदर लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए भारत ने जो सपोर्ट करा वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें गुड रिजल्ट जरूर देगा। पर रिसेंटली जो हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात जो राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के, इनके द्वारा इनिशियली अगर हम कंट्रोवर्सी को नटशेल करना चाहें तो सबसे पहले तो इंडियन पीएम के लक्षद्वीप विजिट पर, जहां पीएम ने कहीं पर भी लक्षद्वीप का जो है वो इस तरीके से पब्लिसिटी नहीं करी थी, इस तरीके से उसे प्रमोट नहीं करा था जिससे मालदीव्स पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तब भी इनके द्वारा जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट पास करे गए, कुछ रेसिस्ट स्टेटमेंट पास करे गए इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट, जिसने एंड ऑफ द डे जो है वो इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सेलरेट कर दिया। और रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो इनका विजिट भी हुआ चाइना में, और चाइना में विजिट के बाद शॉकिंगली इन्होंने जो है वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स को स्टॉप नहीं करा, और वापसी पे जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उनका स्टेटमेंट आया कि इंडिया के जितने भी ट्रूप्स या फिर जितने भी आप कह सकते हैं सहायता, खासकर मिलिट्री जो सहायता भारत के द्वारा दी गई थी उसे जो है भारत को 15 मार्च तक हटाने का, डेट्स थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, हटाने का जो है इन्होंने निर्णय लिया है। और कहीं ना कहीं ये अब भारत और मालदीव्स के रिलेशन को जो है अपने मिनिमम लेवल पर लेकर आ चुका है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। बिफोर वी यूज टू एंड, हम इस चर्चा को समाप्त करें उसके पहले, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपके पास जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ के P2I बैचेस बेसिकली लॉन्च हो चुके हैं। आप पाएंगे 16 जनवरी में एडमिशन की जो है वो लास्ट डेट है। इस पूरे प्रोग्राम में आपको जो है वो 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आपको सारा इसेंशियल जो रिसोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्रक्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, साथ ही आपको जो है वो CAP अर्थात करंट अफेयर प्रोग्राम, अर्थात 1 आवर का डेली एक वीडियो मिलेगा फॉर योर करंट अफेयर प्रिपरेशन। अर्थात हिंदी माध्यम में जो करंट अफेयर की प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको डेली क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो याद रखिए कि आपकी जो 3 आवर की क्लासेस चल रही थी उसके अलावा आपको स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में बुलाएगा और आपके आगे की प्रिपरेशन मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत दिल्ली के अंदर स्टडी IQ अपने खर्चे पर आगे की सही तैयारी कराएगा। बाई चांस अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं भी होता है तो भी डरने की बात नहीं है, आपकी जो 3 आवर की क्लासेस चल रही थी एज इट इज़ वो क्लासेस चलती रहेंगी। साथ ही इसके अलावा आपको मेंटर अलॉट होगा जो आपको पूरी जर्नी में वो सारी इसेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। साथ ही इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, और आपको जो है इसके अलावा एसेंशियल टेस्ट सीरीज और वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो प्रोवाइड स्टडी IQ के द्वारा करी जाएंगी। याद रखिए कि ये सारा कुछ है बेसिकली 2025 के लिए। अब अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखें आपके लिए अलग से SIP प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम प्लस ये अवेलेबल है। ये केवल और केवल 2024 के लिए ही आपका वर्क करेगा। ये एक क्रैश कोर्स की तरह है, अर्थात इसमें जो है वो आपको उन टॉपिक्स पर ही पढ़ाया और नॉलेज दिया जाएगा जो टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी और आपको इसेंशियल टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इफेक्टिव रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा को लेकर। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।